पैसे उनको दिए जा रहे लोगों को, ये नहीं कि हम खुद घर बना के दे रहे हैं, हम उनको पैसे दे रहे हैं, माली मुआवनत फराम कर रहे हैं ताकि लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपने घर बना सकें। ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से अगर बिलावल साहब कहते हैं कि मैं ग्रीन इकोनॉमी को फरोग दूंगा, अगर बिलावल साहब कहते हैं कि मैं अपने हारी को, किसान को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, इसका भी बैकग्राउंड है, इसका भी बैकग्राउंड है। और आपको याद होगा कि जब सैलाब हुआ तो बिलावल साहब ने बैनुल अक़वामी सतह पर इस बात को शोकेस किया कि सनतें आपकी चलती हैं और ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट चेंज के असरात हमें पाकिस्तान में फील हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान की उस मेहनतकश अवाम का तस्करा COP27 में जो यूरोप में हुई, उसमें तस्करा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम को बिलावल साहब ने इस्तेमाल किया और पहली बार आप तमाम दोस्तों ने देखा कि तमाम इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नेशंस ने यह कहा कि हम लॉस एंड डैमेज फंड बनाएंगे क्लाइमेट रेजिलियंस के हवाले से। बिलावल साहब ने उस पॉइंट को आर्ग्यू किया, लोगों के सामने एजिटेट किया कि आपकी तरक्की हो रही है, मेरे लोगों मजदूर परेशान है उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नतीजा हुआ, वो फंड कायम हुआ, पैसे मुंतकिल होना शुरू हुए और ये पोटेंशियल है हमारे पास कि हम उस फंड के जरिए अपनी जरूरियात को पूरा कर सकें। जो बिलावल साहब कहते हैं कि मैं हारी को, किसान को इतने यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, उसका भी बैकग्राउंड है। ये कोई हवा में तीर नहीं चलाया हमने। ये सबसे पहला इसका एग्जाम्पल आपको पाकिस्तान में नजर आता है जब इस्लाम कोट तालके में, जो कि थर पार्कर का तालका है, जहां पे थर कोल प्रोजेक्ट बीबी शहीद ने इन्विजन किया था और आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको एग्जीक्यूट किया। जब उसका हमने बताया कि कोयला थर की आवाम का है, ये आपकी मीरास है, आपकी चीज है, इसके फवायद आपको मिलने चाहिए। तो बिलावल साहब ने माजी में अपनी काविश से, अपनी हिकमत अमली से, अपने मंशूर से ये साबित किया है कि अगर वो ऐलान करते हैं कि इतने यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, तो हाँ, हमने थर पार्कर में ये चीज़ करके दिखाई। और अब बिलावल साहब कहते हैं कि ये चीज़ में इंशाअल्लाह इख्तिदार मिला तो हर जगह करना चाहूँगा। कैसे कि थर में हमने कोयले के ज़रिए बिजली बनाई, तो हम बाकी अजला में विंड और सोलर के ज़रिए बिजली पैदा करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना सोलर का पावर प्रोजेक्ट लगेगा और उस पावर प्रोजेक्ट के ज़रिए वहाँ के लोकल किसानों को हम रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। बिलावल साहब का वो ऐलान है, हमने उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया कराची शहर में। आप देख सकते हैं, किडनी हिल जाएंगे तो पहला म्यूनिसिपल पार्क, म्यूनिसिपल सोलर पार्क आपकी बल्दिया उज़्मा कराची ने स्टैब्लिश कर दिया है। आप जाके देख सकते हैं कि 100 किलोवाट का पहला मंसूबा हमने कंसीव किया, इन्विजिट किया, और इस वक्त आप जाके वहाँ देखेंगे तो सिर्फ आपको सब्ज़ा हरियाली नज़र नहीं आएगी, आपको वो सोलर पैनल्स नज़र आएंगे जो कि हमने लगा दिए। और इसीलिए बिलावल साहब कहते हैं कि जब मेयर हमारा होगा, वज़ीर आला हमारा होगा, वज़ीर आज़म हमारा होगा, तो तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, इल्ज़ाम तराशी नहीं करेंगी। तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी और कॉम्प्लीमेंट करते हुए मसाइल का हल तलाश करके लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करेंगी। इसी तरीके से मजदूर कार्ड हो गया, किसान कार्ड हो गया, गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया। किसी ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का मंसूबा पाकिस्तान में स्टार्ट किया जा सकता है। जब हमने पहली बार कानून साजी की थी वफाक में इस हवाले से, तो लोगों ने बड़ा डाउट किया था,
बड़ा क्वेश्चन किया था, लेकिन आपने देखा कि हमने ना सिर्फ कानून साजी की बल्कि उस कानून साजी के ज़रिए सोशल प्रोटेक्शन का एक ऐसा ट्रांसपेरेंट शफाफ निज़ाम बनाया जिससे आप लोगों को, गरीब से गरीब तबके को टारगेटेड सब्सिडी देने में कामयाब हुए। नतीजा ये है, वो टारगेटेड सब्सिडी के ज़रिए आपने लोगों को मालकाना हुकूक ज़मीन के भी दिए, ख़वातीन के ज़रिए। लैंडलेस हारिस को जब ख़वातीन को आसिफ जरदारी साहब ने मालकाना हुकूक मुंतकिल किए, उनके बच्चों को हुनर सिखाने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। अभी हालिया सैलाब के दिनों में अगेन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए टारगेटेड सब्सिडी बिलावल साहब के विजन के मुताबिक उस गरीब से गरीब तबके को दी गई। और अब इरादा ये है कि सोशल प्रोटेक्शन के निज़ाम को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, फैलाया जाएगा, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड की जा सके। रोज़गार क्रिएट करने के लिए बिलावल साहब ने ऐलान किया कि मैं यूथ सेंटर्स इस्टेब्लिश करूँगा, कि अपने बच्चियों को हुनर सिखाएंगे। अपने पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स में, अर्बन सेंटर्स में, रूरल सेंटर्स में जो ओपन स्पेसेस हैं, वो सिर्फ खेल का मैदान नहीं होगा, वहाँ पे कोई ना कोई यूथ सेंटर होगा जो कि कोई ना कोई हुनर आपके बच्चियों को सिखाएगा, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो ज़राअत से रिलेटेड हो, चाहे वो IT से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी सनत से रिलेटेड हो। तो ये तमाम चीज़ें जो बिलावल साहब ने आपको बताई, अगर लोगों की इनकम में इजाफा होगा, लोगों को हुनर सिखा के उनके लिए और मौके क्रिएट किए जाएंगे, तो रोटी कपड़ा मकान का जो मकसद है, मंशूर है, उसके ऊपर अमल पैरा हो सकते हैं। अगर 30 लाख घरों को बनाया जाएगा, जिस तरह 21 लाख घर अभी हम बना रहे हैं, तो वो जो मंशूर था भुट्टो शहीद का, रोटी कपड़ा और मकान का, उसको मुकम्मल किया जाएगा। और इन तमाम चीज़ों को मज़ीद कि कैसे किया जाएगा, जहाँ मैंने आपको और चीज़ें बताई, मैं एक और आपके सामने गुजारिश करना चाहूँगा कि क्या प्लान है, किस तरीके से तमाम चीज़ें की जाएंगी। ये मुल्क अशराफिया का है और यही पीपल्स पार्टी से गिला है उस अशराफिया का कि गरीब आदमी, मजदूर, मेहनतकश, हारी, किसान, औरत, वो पीपल्स पार्टी के कॉन्सेप्ट के साथ, मंशूर के साथ रेजोनेट करता है। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी उसकी बात करती है। पीपल्स पार्टी ने अपना होमवर्क किया है। हर साल 1500 अरब रुपए सब्सिडी की मद में अशराफिया को दिए जाते हैं। 1500 अरब रुपए सब्सिडी मिलनी चाहिए, लेकिन टारगेटेड हो, गरीब आदमी को मिले, मुतवस्सित तबके के आदमी को मिले, उस सैलरीड क्लास के आदमी को मिले, ना कि सिर्फ सनतकार को मिले। ये मुल्क सिर्फ अशराफिया का नहीं है। इस 25 करोड़ अवाम में अशराफिया शायद 0.1% होगी। 99.9% अवाम जो है वो मुश्किलात में है, तकालीफ है उसको। तो क्यों ना सब्सिडी टारगेटेड हो। बिलावल साहब कहते हैं कि मैं टारगेटेड सब्सिडी के ऊपर फोकस करूंगा, और ये जो 1500 अरब रुपए ऐसे दे दिए जाते हैं, 1.5 खरब रुपए ऐसे ही दे दिए जाते हैं, जिससे किसी गरीब का स्कूल बन सकता है, गरीब इलाके में हेल्थ की फैसिलिटीज को बेहतर बनाया जा सकता है, किसी गरीब के बच्चे को स्कॉलरशिप दी जा सकती है कि वो आला तालीम हासिल करे, वो भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। ऐसे पीपल्स पार्टी वो चीज़ करेगी। दूसरी चीज़, अभी 18वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आइन में अब वफाक के पास नहीं है। हमने बजट का मुताला किया तो पता चलता है 328 अरब रुपए, ये मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दे रहा हूँ, 328 बिलियन रुपीस, 328 अरब रुपए आप उन डिवॉल्ट सब्जेक्ट्स के ऊपर वफाक के जरिए खर्च कर रहे हैं। अगर वफाक में वो चीज़ ना हो, वो 17 मिनिस्ट्रीज ना हो, और वो सूबा उसके ऊपर काम करे, तो आप वो 328 अरब रुपए
बचा सकते हैं। उन 328 अरब रुपए से आप मेहनत कश तबके की खिदमत कर सकते हैं, मजदूर तबके की खिदमत कर सकते हैं, किसान तबके की खिदमत कर सकते हैं, गरीब मुतवसत तबके की खिदमत कर सकते हैं। ये वो तरीक़ेकार है, ये वो विजन है जो आगे की बात करता है कि कैसे आप मसाइल को हल करेंगे। आखिरी चीज़ देखें, पिछले 20 साल में अगर आप देखें तो आपके अखराजात में इजाफा हुआ, आपके जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ, लेकिन जो आमदनी है ना उसमें उस तरीके से इजाफा नहीं हुआ। ये जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था सैलरीड क्लास के लिए कि तनख्वाह डबल की जाएगी, टारगेट क्या है कि उसके अखराजात तो बढ़े हैं लेकिन आमदनी उसकी आगे नहीं बढ़ रही, उसकी आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा, और इसकी वजह से डेट, लाइबिलिटी, मकरूज इंसान भी हो जाता है, और जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी मकरूज हो गया। तो इसका हल ये है कि आपको अपनी आमदनी में इजाफा करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान की आमदनी का जो बुनियादी पिलर है वो आपका FBR है। FBR के अंदर रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि आपके अखराजात ट्रिपल क्वाड्रिपल हो जाएं लेकिन जो टैक्स कलेक्शन है वो डबल भी ना हो पाए, उसके अंदर इतनी चोरी हो, पिलफरेज हो, लीकेज हो, कहीं एडवर्टेंटली होती है, कहीं इनएडवर्टेंटली होती है, बट बाहर कैफ। FBR उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, काम नहीं कर पाया, जिसकी मैं आपको मिसाल दूंगा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की, कि ये सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सूबाई सब्जेक्ट था। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में एक ऑर्डिनेंस के जरिए FBR इस टैक्स के ऊपर काबिज हो गई और टैक्स वो इकट्ठा करती थी। जब 18वीं आईनी तरमीम हुई तो इस मामले को वाज़ेह किया गया, इस मामले को क्लियर कर दिया गया कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज अब वफाक इकट्ठा नहीं करेगा, वो सूबे इकट्ठा करेंगे। यानी कि सिर्फ सूबाई सिंध नहीं, सिंध भी करेगा, पंजाब भी करेगा, बलूचिस्तान भी करेगा, खैबर पख्तूनख्वा भी करेगा। 2010 में ये चीज़ हुई, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये चीज़ सूबाई सिंध मुंतकिल हुई, हर सूबे में हुई, लेकिन मैं अपने सूबे के हवाले से बात करूँगा। जब 2010-11 के फाइनेंशियल ईयर ये हमें मुंतकिल हुई, तो उस साल आखिरी साल जब वफाक ने, FBR ने ये टैक्स इकट्ठा किया था, तो उसने पूरे साल में 16 अरब रुपए इकट्ठा किए थे। 2010-11 में कितने? 16 अरब रुपए, 16 बिलियन रुपीस। जब वो मुंतकिल हुआ सूबाई हुकूमतों को, तो हमने अपनी कानून साजी की 2011 में, और हमने सिंध रेवेन्यू बोर्ड तख्लीक किया, और पहले साल वो जो 16 अरब रुपए हमें इकट्ठा करके वफाक देता था, उस अमाउंट को बढ़ा के हम 25 अरब रुपए पे ले गए, 25 बिलियन, यानी कि 70% आपकी इनकम में इजाफा हुआ। वो 16 अरब जो इस्लामाबाद से इकट्ठा किया जा रहा था, इस्लामाबाद के बाबू इकट्ठा कर रहे थे, FBR वाले इकट्ठा कर रहे थे, उसको एक नए इदारे ने, सूबाई हुकूमत की सतह पर चलने वाले इदारे ने 16 अरब को 25 अरब कर दिया। और आज मैं फखरिया आपको कहता हूं कि 11 साल गुजर जाने के बाद जब 30 जून के नंबर्स आप उठा के देखते हैं, तो वो टैक्स जो कि वफाक 16 अरब रुपए इकट्ठा कर रहा था, वो टैक्स बढ़ के 180 अरब रुपए पे आ गया है। 180 अरब रुपए, यानी कि 1200% आपने अपनी इनकम में इजाफा किया, 1200% 11 सालों में। और अगर आप 1999, 2000, 2001, 2002 के टैक्स फिगर उठा लें, तो टोटल हजम जो FBR इकट्ठा कर रही थी, आज उस हजम को शायद डबल नहीं कर पाए हैं। तो हम ये समझते हैं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम के मसाइल को हल करने के लिए हम
एफबीआर में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे ताकि उसकी इनकम को, आमदनी में इजाफा किया जा सके, जो टैक्स कलेक्शन के लूप होल्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके, और तमाम सूबों में कंसेंसस बिल्ड करके, वफाक में कंसेंसस बिल्ड करके, जिस तरह सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज हम इकट्ठा कर रहे हैं, हम चाहेंगे सेल्स टैक्स ऑन गुड्स भी सूबा इकट्ठा करें, ताकि रियासत के पास आमदनी में इजाफा हो सके और रियासत के पास इतने पैसे हों कि वो आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम के मसाइल हल करने के लिए काम कर सके। ये तमाम चीज़ें जब होंगी, इसकी दो बॉटम लाइन में देना चाहूँगा। भूख मिटाना चाहेंगे, नो हंगर इन पाकिस्तान, और हेल्थ केयर। बिलावल साहब पाकिस्तान भर का दौरा कर रहे हैं, चित्राल जाएं, दीर जाएं, इस्लामाबाद जाएं, मुजफ्फराबाद जाएं, क्वेटा जाएं, हर जगह जिना अस्पताल के साइबर नाइफ प्रोग्राम की बात की जाती है, हर जगह NICVD की कार्डियक केयर की बात की जाती है, हर जगह गम्बट की बात की जाती है, हर जगह SIUT की बात की जाती है। ये वो इदारे हैं, अगर हमने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज अपनी आमदनी को बेहतर किया तो हमने ऐसे इदारे क्रिएट किए, ऐसे इदारों को स्टैब्लिश किया, ऐसे इदारों को फंड किया जो कि लोगों की खिदमत कर सकें, बिला तफरीक खिदमत कर सकें। और इंशाअल्लाह जब ये इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा तो ये जो मंशूर के 10 नुकात मैंने आपको बताएं, ये हर नुक्ता मसाइल की निशानदही नहीं कर रहा, ये हर नुक्ता मसले के साथ हल की निशानदही कर रहा है, तकलीफ के साथ रिलीफ की निशानदही कर रहा है। और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि खिदमत सबसे आगे, बिला तफरीक खिदमत में सबसे आगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और हम पुरुमीद हैं इंशाअल्लाह, हम पुरुमीद हैं इंशाअल्लाह कि ये जो खिदमत का एजेंडा है, डेवलपमेंट का एजेंडा है, और सिर्फ तनकीद की बात करने का एजेंडा नहीं है, इस एजेंडे के ऊपर, इस मंशूर के ऊपर पाकिस्तान की आवाम पीपल्स पार्टी को चूज़ करेगी, पीपल्स पार्टी का इंतखाब करेगी, और इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ आने वाला वक्त हम सब के लिए बेहतर हो, आप दोस्तों के लिए भी बेहतर हो, हमारे लिए भी बेहतर हो, और हम सब मिलकर इस मुल्क को, कौम की खिदमत कर सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मोहतरम, मेरा सवाल है, इसी मुतल्लिक सवाल है, आपने पानी पिलवाना, मईशत की बहाली के हवाले से सिवाय FBR का जो आपने जिक्र किया, कोई और ठोस कोई प्रोग्राम पीपल्स पार्टी के पूरे मंशूर में नजर नहीं आया। इसके अलावा करप्शन के खात्मे के लिए, क्योंकि दीमक की तरह सरकारी इदारों को करप्शन खा चुकी है, उसका भी कोई ऐसा ठोस कोई प्रोग्राम नजर नहीं। इस हवाले से क्या कहें? देखिए, मईशत के हवाले से सबसे बड़ा काम ही है कि अगर आप सनतकार के साथ भी बैठेंगे तो आपको यही कहेगा कि FBR में मसाइल है, आपको अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी को ठीक करने की ज़रूरत है। मॉनेटरी पॉलिसी में कहते हैं ना, आप शरह सूद को कम करें, उस शरह सूद को कम करने के लिए आपको अपने वसाइल बढ़ाने होंगे ना। देखिए, माजी में होता यह था कि आपने अपनी आमदनी में इजाफा नहीं किया, आपने अपने वसाइल में इजाफा नहीं किया, और आपने लोगों को रिलीफ दे दी, यानी कि बिजली आपने सस्ती कर दी लेकिन आमदनी आपने नहीं बढ़ाई। नतीजा क्या हुआ कि वो जो रिलीफ आपने दी उसका नुकसान तो रियासत को ही हो रहा है, आखिर में वो कर्जा हुकूमत पाकिस्तान को ही रीपे करना है ना। तो इसलिए बेहतर चीज़ यही है कि आपको अपने इदारों में रिफॉर्म्स लाने होंगे, अपनी आमदनी बेहतर करनी होगी, अपनी टैक्सेशन के निज़ाम को शफाफ बनाना होगा, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट पॉलिसी को ठीक करना होगा। ये जो इम्पोर्ट के ज़रिए या जाली एक्सपोर्ट के ज़रिए चीज़ें ख़राब होती हैं, इनकरेक्ट बिलिंग होती है इस मुल्क के अंदर, डॉलर जो पाकिस्तान में आने होते हैं वो पाकिस्तान नहीं आते, क्योंकि स्टेट बैंक की शायद पॉलिसीज़ ऐसी कुछ हैं जिसकी वजह से वो सनतकार पैसे दुबई में या किसी और मुल्क में पार्क कर देता है, यहाँ नहीं लेके आता। आपको इन चीज़ों को ठीक करना होगा, और इसके लिए पीपल्स पार्टी कह रही है कि हाँ, हम ठीक करके देंगे, वसाइल भी बढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखें ना, सस्ती बिजली इस वक्त किसी भी सनत को चलाने के लिए, ज़राई शोबे को चलाने के लिए बिजली सबसे अहम कंपोनेंट है। तो ये पीपल्स पार्टी का मंशूर था ना कि आप अपने थर के कोयले से बिजली पैदा करोगे तो आपको सस्ती बिजली मिलेगी।
आप ठट्टा झिम्पीर में जो विंड कॉरिडोर है वहाँ पे पंखे लगाओगे और पंखे लगा के सस्ती बिजली पैदा करोगे तो लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी। अब ये सोलर पार्क की जो हम बात कर रहे हैं, ये शमसी तवानाई यानी कि धूप से जो आप बिजली पैदा करेंगे, इससे आपकी बिजली सस्ती होगी, बिजली की कीमत कम होगी, जिसका फ़ायदा आपके ज़रूरी शोबे को भी होगा और सनती शोबे को भी होगा इंशाल्लाह। जी सुनो ये कर क्या बात करें तो वो जो पीपल्स पार्टी से नाला थे या नाराज थे, गुज़िश्ता 2-3 दिनों में हवा का रुख जो है वो तब्दील हुआ और पीपल्स पार्टी के लिए कुछ अच्छी खबरें मार्केट में है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो कि नाराज़ थी अब जो है वो आपसे खुश दिखाई दे रही है। क्या ये आपके इस्लामाबाद के दौरों की वजह से हो रहा है या जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसके बाद ये सूरत हाल बनी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर पिछले 50 साल से कह रही है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है और हम एक ही चीज़ कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हर सियासी जमात को ये कानून के मुताबिक हक मिलना चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी, अपनी कैनवसिंग पाकिस्तान भर में करे। और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा भी इतना कैरिज़मेटिक है और हमारी क़यादत भी इतनी कैरिज़मेटिक है कि जहाँ जाते हैं बिलावल साहब, वो लोग उनकी तरफ खिंचते हैं, आते हैं उनकी तरफ, उनकी बात सुनते तो कहते हैं हाँ यार, हमें इन बाबों का क्या करना जो कि सिर्फ इसी चक्कर में फंसे रहते हैं, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। ये नौजवान आदमी आता है और बताता है कि अगर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होता है तो ये नौजवान खड़ा होता है और कहता है कि तुम लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हो। अगर भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है, जारहाना बात करता है, तो इस नौजवान को देखते हैं और कहते हैं, ये नौजवान आंखों में आंखें डालकर कहता है कि मेरे मुल्क के बारे में इस तरह की बात ना करो। मेरे मुल्क ने इस दुनिया के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी हैं किसी और ने नहीं दी और आज भी मेरी कौम ये कुर्बानी दे रही है। और मैं समझता हूँ कि हमारा वो जो अफकार हैं, वो जो बात है, वो लोगों को कायल कर रही है। अगर बलूचिस्तान में जो शमूलियत हो रही है उसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि हम पर कोई मेहरबान हो रहा है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप उन तमाम दोस्तों से आके पूछें कि वो जो बलूचिस्तान के ज़्यादातर लीडरान हैं वो महीने के कितने दिन कराची शहर में गुजारते हैं। एक मिनट, उनकी फैमिलीज़ कहाँ रहती हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। वो अपनी ज्वाइनिंग में कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब, हम इसलिए ज्वाइन हो रहे हैं कि हमें जो सखर में आपने इदारे बना के दिए ना, अस्पताल, क्वेटा से हमारे मरीज़ वो सखर जाते हैं। वो जो कराची शहर में आपने इदारे बना के दिए हैं ना, लसबेला से हमारे लोग, हब से हमारे लोग उठ के आपके उन कराची के इदारों में जाते हैं। हमसे वादा करें बिलावल साहब, आसिफ जरदारी साहब, हमसे वादा करें कि ये इदारे आप हमको पिशन में भी बना के देंगे, गवादर में भी बना के देंगे, क्वेटा में भी बना के देंगे, डेरा मुराद जमाली में भी बना के देंगे। हमारा वो जो काम है ना, वो जो प्रोपेगेंडा होता था ना, क्योंकि बदकिस्मती के साथ प्रोपेगेंडा कोई अंडरपास के ज़रिए, कोई सड़क के ज़रिए कर रहा था। जब लोगों ने थर का विज़िट किया और थर विज़िट करने के बाद देखा तो उन्होंने कहा यार टीवी पे तो चलता था, यहाँ तो गुर्बत है, भूख अफलास है। लेकिन जब हम थर पहुँचते हैं तो हमें एयरपोर्ट नज़र आता है, हमें बेहतरीन सड़कें नज़र आती हैं, हमें थर के